थोड़ा उसका रहने का, खाने का, उसका एक अनुकूल माहौल उसको मिले। अब प्रांतीय चिकित्सा संघ इस बात की वकालत कर रहा है, जो डॉक्टर्स 15 साल की पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं, उनका तबादला नहीं करना चाहिए, जबकि हकीकत सबके सामने है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और कुछ हद तक नैनीताल को छोड़कर बाकी 9 जिलों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। प्रमोशन पे लोगों को 2 वर्ष के लिए जाना पड़ा है। उसमें कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने 20-22 वर्षों तक पर्वतीय सेवा क्षेत्रों की सेवा दी है, फिर उनको प्रोन्नति पे 2 वर्षों के लिए जाना पड़े। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मैं चाहूंगा कि 15 वर्ष जो पहले से पर्वतीय सेवाओं में कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा लंबे अरसे से डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी ही डॉक्टर्स के सामने घुटने टेक देंगे, तो भला डॉक्टर्स के तबादले कैसे हो पाएंगे और कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। रामानुज, ETV न्यूज, देहरादून। बड़ा चिंतनीय सवाल है, क्योंकि पहाड़ों में भी मरीज उतने ही ज्यादा हैं जितनी मैदानी इलाकों में हैं, और पहाड़ी इलाकों में इलाज के लिए मरीजों को मैदानी इलाकों तक आना पड़ता है। लिहाजा डॉक्टरों का उचित व्यवस्था बहुत जरूरी है। आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2.5 साल पहले 4 फ्लाईओवरों की नींव रखी गई। सपना दिखाया गया कि 1 साल में जनता को सभी फ्लाईओवरों का लाभ मिल जाएगा, लेकिन हालात क्या हैं? खुर्रम शमसी ने, हमारे सहयोगी ने इस रिपोर्ट को भेजा है, देखिए जरा। इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून के बल्लूपुर चौक और बल्लीवाला चौक की हैं। यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स ये सोचता है कि आखिर कब बनकर तैयार होगा फ्लाईओवर और कब गड्ढों, टूटी सड़कों, धूल मिट्टी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन शायद इस बात का जवाब मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कार्य में नियमों की अनदेखी के आरोपों को लेकर मामला हाईकोर्ट तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि सालों का वक्त गुजर जाने के बाद भू अधिग्रहण का मसला भी नहीं निपट सका है। प्रशासन हो चाहे शासन हो, जो नॉर्म्स थे, जो भारत सरकार के नियम हैं, उनका तो पालन हो नहीं रहा है। अब केवल खाना पूर्ति हो रही है, और वो खाना पूर्ति करते हुए अगर वो पिलर खड़े करके उस पर स्लैब डाल के एक कहने के लिए कि फ्लाईओवर हमने बना दिया है, तो वो एक खाना पूर्ति होगी। केवल उस दिशा में प्रशासन काम कर रहा है। मार्च 2013 को तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने जोगीवाला, ISBT, बल्लीवाला, बल्लूपुर फ्लाईओवर की नींव रखी थी। 2.5 साल के बाद भी अधिकारी भू अधिग्रहण के मसले को लेकर बैठक करके समाधान की बातें कर रहे हैं। पोजीशन के नेगोशिएशन बेसिस पे हो जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें माननीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 10-12 रेसिडेंट्स हैं जिनकी जमीन इसकी जद में आ रही है, तो उनसे हम लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। और जो सर्कल रेट्स हैं और जो नई एक्ट है उसके तहत जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत हम लोग इनको जो कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन भी हम ऑफर कर रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जोगीवाला फ्लाईओवर का निर्माण बंद कर दिया गया है और बल्लीवाला के साथ बल्लूपुर फ्लाईओवर का काम कछुआ चाल से किया जा रहा है। करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं और एक बार फिर निर्माण पूरा करने की तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है। बल्लूपुर फ्लाईओवर हो या बल्ली वाला फ्लाईओवर, दोनों की स्थितियां एक जैसी बनी हुई हैं, और इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर कभी अनियमितता, कभी लापरवाही, या तो कभी विभागों के बीच जो तालमेल की कमी है, वो साफ यहाँ पर देखी गई है। जाहिर बात है, लोगों के सामने एक बड़ी समस्या यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है, और लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ में खुर्रम शमसी, ETV न्यूज, देहरादून। तो 31 अक्टूबर 2015 तक फ्लाईओवर पूरे करने की बात कही गई है। 31 अक्टूबर 2016 तक भी अगर ये पूरे हो जाएं, तो एहसान मानिएगा इन अधिकारियों का। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। क्षत्र और आप रोज सुबह 8:30 बजे। जीतते वो हैं जो मुश्किलों को गले लगाते हैं, जो जिद पे अड़ जाते हैं, और असली विनर्स सिर्फ असली SUV चलाते हैं। अगर आपने नई सफारी स्टॉर्म खरीदी है, तो आप हम दोनों ब्रदर्स के साथ एक टफ ट्रेनिंग करने का मौका पा सकते हैं। बस SMS कीजिए ब्रदर्स 5616161 पर। टाटा सफारी स्टॉर्म, द रियल SUV।
Supernova by Supertech. नए वक्त की नई पहचान Narayana Group of Institutions offering choices in professional courses at Banki, Kanpur. Narayana Group, leading towards professional excellence. राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार आज बधाई की कगार पर है। दरअसल ये इसलिए नहीं हुआ कि इसमें खिलाड़ियों का टोटा है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि खेल विभाग ने गढ़वाल के इस स्टेडियम से अपनी आंखें फेर ली। खेल विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि इस स्टेडियम को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हवाले कर दिया गया है और विभाग चैन की बंसी बजा रहा है। इसका खामियाजा प्रदेश के कोने कोने से आने वाले ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों को भुगतना करना पड़ रहा है। खिलाड़ी इस कदर परेशान है कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं। हालांकि इस क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के सुधरने की बात कह रहे हैं। शहर में लगातार अवैध तरीके से बहुमंजिला भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन एचआरडीए के अधिकारी जानकारी के बावजूद भी अनजान बने हैं। बिल्डरों के पास नजूल भूमि का मालिकाना हक नहीं है, फिर भी जमीन पर बिना नक्शा पास किए ही भवनों का निर्माण हो रहा है। एचआरडीए के अधिकारी नोटिस की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस पर कब और क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भी जवाब उनके पास नहीं होता। कई अवैध भवनों को एचआरडीए ने सील भी कर दिया, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर से निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसे में सवाल एचआरडीए की कार्यप्रणाली पर भी है। प्राधिकरण में अभी तक 36 अधिकारी कार्यरत हैं और इसमें 286 का ढांचा यहाँ से पास करके भेजा है कि हमें 286 अधिकारी चाहिए। अब कहाँ 286 और कहाँ 36, तो इसलिए पूरे अधिकारी हमारे पास नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें पता लगता है कार्रवाई करते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रयास तेज कर दिए हैं। नदियों के जलस्तर को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर खालताल बनाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचे जलागम विकास परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश कुंजवाल ने बताया कि जलागम के माध्यम से 25% तक जल स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जलागम क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की आय में वृद्धि की योजना चलाई जा रही है। हमारी कोशिश जलागम के माध्यम से ये है कि उन नदियों का जो जल संवहन क्षमता है, वाटर डिस्चार्ज है, वो बढ़ाया जाए। 25% तक वाटर डिस्चार्ज नदी में हम बढ़ा लेंगे। जहां जलागम काम चल रहा है, ये आपका जो 6 साल की योजना है, उस योजना के अंत तक हमारे प्रयास रहेगा कि हम 25% वाटर डिस्चार्ज उन नदियों में बढ़ा लें जहां जलागम काम हो रहा है। एक और उन जलागम क्षेत्रों में रहने वाले जो गाँव हैं, आने वाले जो गाँव हैं, उन गाँवों के रहने वाले लोगों की आजीविका। तो जल संरक्षण के लिए प्रयास जो हैं वो तेज कर दिए गए हैं और कोशिश इसी बात की है कि राज्य में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रयास जो है उनको सफल बनाया जाए। नदियों के जल स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम जगहों पर खालताल बनाए जा रहे हैं और वृक्षारोपण किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के साथ, लेकिन ईटीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।
चांद नवाब ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से रॉयल्टी की मांग की है। चांद ने फिल्म में उनके नाम का प्रयोग करने के लिए सलमान को शुक्रिया भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कोर्ट नहीं जाएंगे। बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार चांद नवाब से इंस्पायर्ड है। सलमान खान की बजरंगी भाईजान 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं ओवरसीज में फिल्म की कमाई 83.29 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म में सलमान ने बजरंग बली के भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी उर्फ बजरंगी का किरदार निभाया है। फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम को सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लंदन में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेते हुए मणिरत्नम ने कहा कि वह अवार्ड पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है भारतीय सिनेमा नए युग में प्रवेश कर गया है। अभिनेत्री राधिका आप्टे ने कहा है कि पौराणिक कहानियों को मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में फिर से कही जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ पौराणिक कहानियाँ अपने समय से काफी आगे की हैं। बता दें कि पौराणिक कथाओं पर आधारित राधिका की शॉर्ट फिल्म अहिल्या को खूब पसंद किया जा रहा है। हीरो के डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने कहा है कि फिल्म के नायक सूरज पांचोली की मीडिया से दूरी बनाए रखने की वजह फिल्म की प्रचार रणनीति है। उन्होंने कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के लिए खास प्रचार नीति बनाई है और उसी के तहत सूरज मीडिया से दूर है। रितेश देशमुख की बंगिस्तान 31 जुलाई के बजाय अब 7 अगस्त को रिलीज होगी। इसे फिल्म आलोचक करण अंशुमान ने निर्देशित किया है। फिल्म में रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट जैकलिन फर्नांडिस ने मुख्य भूमिका निभाई है। मधुर भंडारकर की अगली फिल्म कैलेंडर गर्ल्स मुश्किल में फंस गई है। पहले फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया, अब फिल्म में बोली गई भाषा पर भी संसद बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद मधुर भंडारकर बोर्ड की रिवार्जिंग कमेटी के पास जाने का मन बना रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की कैप्टन जैक स्पैरो जैसा एक व्यक्ति भारत में रिक्शा चलाते नजर आ रहा है। उसका फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजीत चंदीला, अंकित चौहान समेत सभी 36 मुलजिमों को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने इसकी वजह सबूतों की कमी बताई। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में फैसला आने के बाद कोर्ट में एस श्रीसंत रो पड़े। लगभग 2 साल के बाद आए इस फैसले पर तीनों क्रिकेटर ने खुशी जाहिर की और कहा कि वो एक बुरे सपने से बाहर आ गए हैं। इससे पहले तीनों आरोपी क्रिकेटर सबूतों के अभाव में जमानत पर रिहा हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुल 42 लोगों को आरोपी बनाया था। फिक्सिंग पर कोर्ट से आए इस फैसले के बाद बीसीसीआई ने तीनों खिलाड़ियों पर अपना बैन जारी रखा, जिसके चलते तीनों को स्वतंत्र जांच तक क्रिकेट से दूर रहना होगा। हमीरपुर में पुलिस की बर्बरता, इंसाफ मांग रही जनता पर चलाई गोलियां। हमीरपुर कांड में पुलिस की भूमिका पर उठ रहा सवाल। एसओ पर गाज गिरकर बड़ों को बचाने की हो रही कोशिश, क्या एसपी को नहीं थी पूरे मामले की जानकारी? हमीरपुर कांड पर सरकार पर बीजेपी का हमला। राम शंकर कठेरिया ने कहा यूपी में सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था। एलके वाजपेयी ने कहा दोषी पुलिस वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। मेरठ में पुलिस तक पहुंचा सपा विधायक की बेटी के साथ दहेज उत्पीड़न का मामला। सपा विधायक गुलाम मोहम्मद के दामाद समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। और अब बात करेंगे हमीरपुर कांड की। तो हमीरपुर में बवाल। हमीरपुर में पुलिस ने लोगों पर केवल इसलिए गोलियां बरसाई क्योंकि लोग इंसाफ मांग रहे थे, क्योंकि लोग शोहदों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि लोग रेप का प्रयास करने वालों का विरोध कर रहे थे। एक नेता के बेटे ने एक बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की और बच्ची ने खुद को बचाते हुए घर में घुसकर आग लगा ली।
भीड़ लाश लेकर सड़क पर बैठ गई, लेकिन पुलिस ने उस भीड़ पर गोलियां बरसा दी। रात का समय और गोलियों की आवाज, गोलियों की ये तड़तड़ाहट बताती है कि यूपी के लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। विरोध करोगे तो पुलिस मार देगी और नहीं करोगे तो सत्ता के घमंड में चूर सड़क छाप नेताओं की बिगड़ैल औलादें जीने नहीं देंगी। वो बेटियों की इज्जत से खेलते रहें, वो स्कूल के रास्ते में बच्चियों को नोच खाने को तैयार रहें, कुछ मत बोलो, उफ तक न करो। बहू बेटियों की इज्जत लुटती रहे लेकिन चाप तक न लो। सत्ता और पुलिस के गठबंधन ने हमीरपुर को हिलाकर रख दिया। लड़की के साथ रेप की पूरी कोशिश की गई, उसे घसीट के वो किसी तरीके से भाग के अपने घर पहुंची है, जहाँ पे उसने आग लगा ली। तो ये जो व्यक्ति है जो ये व्यक्ति जितेंद्र यादव, करण यादव का लड़का है, होटल अपराधी प्रवृत्ति का, और इसके छोटे भाई भूरा यादव ने अभी 10 दिन पहले एक लड़की के साथ छेड़खानी की है, जिसकी रिपोर्ट थाने उन्होंने लिखाई। बेटियों की इज्जत से खेलने की कोशिश करने वाला जितेंद्र यादव करण यादव का सपूत है, और करण यादव खुद को सत्ताधारी पार्टी का नेता बताता है। पिताजी नेता हैं, तो उस लिहाज से पूरा हमीरपुर करण यादव के बेटों की जागीर हो गया। इंटर में पढ़ने वाली बच्ची से पहले छेड़खानी की जाती है, फिर स्कूल जाते समय रेप की कोशिश की गई। बच्ची ने घर आकर आग लगा ली। बिटिया को शोहदों के कारण अपनी जान देनी पड़ी। वो लोग दोनों लोग यहाँ गए थे रोड को, और फिर बोले कहा एक पकड़ाई नहीं देती, और बस चले गए। लड़की गई स्कूल के पास, वहाँ छेक लिया इनने और बस बार पकड़ लिए, मार चले। बेवार में विरोध को दबाने के लिए पुलिस को गोली चलाने के आदेश किसने दिए? क्या जनता पर बारूद का इस्तेमाल एक नेता की शय पर किया गया? क्या नेता के बेटों को बचाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई? पुलिस जो अयोध्या में कांड हुआ था, मैं उस समय भी वहीं था, उसी का रूप यहाँ हो रहा था। जो तांडव अयोध्या में हुआ था वही तांडव यहाँ हुआ है बीमार में। विरोध को दबाने के और भी तरीके थे। जो मिल गया उसे गोली मार दी। पुलिस की गोलीबारी में 22 साल के युवक रोहित की मौत हो गई। 5 और लोग भी गोली लगने से घायल हैं। हमीरपुर में डाकुओं और पुलिस की बंदूकों में कोई अंतर नहीं दिखा। इंसाफ मांगने पर पुलिस ने एक और लाश की सौगात गांव वालों को दे दी। मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज, हमीरपुर। तो हमीरपुर कांड में पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए एक एसओ को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पूरी तरह से एसओ ही जिम्मेदार था? क्या एसपी साहब को मामले की कोई जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो भी सीधा सवाल एसपी साहब के पास जाता है, और अगर थी भी तो एसपी साहब की जवाबदेही बनती है, और अगर जानकारी नहीं थी जिम्मेदारी फिर भी एसपी साहब की बनती। क्या डीजीपी साहब इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे? क्या ये अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है? लगता तो यही है कि मामूली घटना ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया कि आज हमीरपुर जलने लगा। कार्रवाई की गाज भले ही स्थानीय थानेदार पर गिराई गई हो, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर पूरी घटना की जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार अफसर, जिले के कप्तान क्यों इसमें समय पर कार्रवाई नहीं कर पाए? हमीरपुर में ऐसा कौन सा आपातकाल लग गया था कि पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी? भीड़ को तितर बितर करने के और भी तरीके थे। आंसू गैस के गोले थे, रबड़ की गोलियां थीं, लठैती में माहिर पुलिस की लाठियां थीं, लेकिन पुलिस ने सीधे जनता पर गोलियां बरसा दी। रात की तस्वीरें देखकर अंग्रेज भी शर्म खा जाएंगे, लेकिन पुलिस ने जनता के ऊपर निशानेबाजी की प्रैक्टिस की और इंसाफ मांग रहे एक निर्दोष युवक को तुरंत मार गिराया। एक और युवक की अस्पताल में मौत हो चुकी है।
किसी सिपाही की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो जनता पर सीधे फायरिंग करने लगे। आखिर वो कौन था जिसके आदेश से जनता पर गोलियां चलाई गईं? वहाँ पर इस समय आईजी का कार्य देख रहे डीआईजी इलाहाबाद वहाँ मौजूद हैं। एसपी बांदा, चूंकि वो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। कमिश्नर महोदया, कमिश्नर चित्रकूट वहाँ मौजूद हैं और डीआईजी हमीरपुर पहुँच रहे हैं। जो डीआईजी चित्रकूट हैं वो भी हमीरपुर पहुँच रहे हैं, वो छुट्टी उनकी निरस्त कर दी गई है। तो इस प्रकार से सारे अधिकारी मौजूद हैं। छोटी सी एक घटना उसमें इतना बड़ा रूप ले लिया था। इंस्पेक्टर की सस्पेंशन कल रात में ही कर दी गई थी एसएचओ की, और इस पूरे प्रकरण में ये जांच से बिल्कुल स्पष्ट होगा कि किन कारणों से पब्लिक में रोष था और किन कारणों से ये नौबत आई कि पब्लिक को पुलिस पे अटैक करना पड़ा। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा और जांच आ जाने पर आप पाएंगे कि किसी स्तर पर भी कोई भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ने एसओ को सस्पेंड कर दिया। एसओ को बलि का बकरा बना दिया गया, दिखावटी कार्रवाई कर दी गई। लेकिन क्या खुद एसपी साहब बता सकते हैं कि जब हमीरपुर पर गोलियां बरस रही थी तो वो कहां थे? क्या खुद एसपी साहब को नहीं पता था कि हमीरपुर में जनता पर गोलियां बरस रही हैं? क्या एसपी साहब को नहीं पता था कि हमीरपुर में खुद को दरिंदों से बचाने के लिए एक बच्ची ने आग लगा ली है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एसपी को जानकारी ही ना हो? और एसपी साहब को सच में अगर ये जानकारी नहीं थी तो ऐसे एसपी का पद पर न रहना ही अच्छा है। कि अब सिर से ऊपर पानी उतर रहा है, कहीं संघर्ष आर पार का न हो जाए। अगर अब भी समय है, समय रहते चेत जाएं, ईमानदारी से कार्रवाई करें। मृतक को 25 लाख रुपए दें जो पुलिस की गोली से मरा है, और पुलिस की गोली भी सिर पर मारी गई है। गोली चलाने का नियम यह है कि कमर से नीचे चलेगी। सिर पर गोली मारी है मोहित पांडे को, निश्चित तौर पर जिस पुलिस वाले की जो फायरिंग में लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। अगर सस्पेंशन, लापरवाही, हीला हवाली और गलतियों पर पर्दा डालने का मापदंड है, एसओ को ही क्यों सस्पेंड किया गया? क्या पुलिस महकमे को बदल कर रख देने की बात करने वाले डीजीपी इस मामले में कोई कदम उठाएंगे? क्या एसपी को सस्पेंड करके पुलिस महकमे को संदेश देने की कोशिश की जाएगी? और अब कार्रवाई की गाज सिर्फ स्थानीय थानेदार पर गिराकर शासन क्या जताना चाहता है, और ऐसे जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कैमरामैन मनोज शाही के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर है। ईटीवी का कैमरा देखकर डीआईजी भाग खड़े हुए हैं। डीआईजी भगवान स्वरूप ने बोलने से इनकार कर दिया है। मीडिया का कैमरा देखकर भागे हैं डीआईजी इलाहाबाद। अहम खबर ये निकलकर सामने आ रही है। ईटीवी का कैमरा देखकर जैसे ईटीवी के संवाददाता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो कैमरा देखकर ही भाग खड़े हुए। डीआईजी भगवान स्वरूप ने बोलने से इनकार कर दिया। मीडिया का कैमरा देखकर वो वहां से भाग खड़े हुए डीआईजी इलाहाबाद। अहम खबर, तो मीडिया का कैमरा देखकर भाग खड़े हुए डीआईजी इलाहाबाद। और इस पूरे मसले पर, जब इस गंभीर खबर पर ईटीवी के संवाददाता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, एक प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो बजाय कुछ कहने के वो वहां से भाग खड़े होते हैं, कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं, जो बताता है कि आखिर कौन दोषी है। इशारा करता है साफ साफ। तो हमीरपुर से अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। संतोष हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, पूरी खबर लगातार ईटीवी कवरेज कर रहा है कल से ही। ईटीवी का कैमरा देखकर डीआईजी भाग खड़े होते हैं, कुछ बोलने से इंकार करते हैं, और इस पूरे मसले पर केवल एसए को सस्पेंड किया जाता है। तो पहली नजर में पुलिस ने यह तो मान लिया
कि गलती पुलिस की थी। क्या कुछ अपडेट है अभी, संतोष? देखिए, एसओ के ऊपर गाज गिराने के बाद से कहीं ना कहीं बड़े अफसर एसपी हमीरपुर को बचाने की कोशिश है और शायद एसपी हमीरपुर ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही गाज थानेदार के ऊपर गिरा दी। लेकिन अगर देखा जाएगा तो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं एसपी हमीरपुर। जिस तरीके से एक छेड़खानी की घटना होती है, सरे बाजार एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ होता है, उसको मारपीट की जाती है, उसके साथ बदसलूकी होती है और जब बेइज्जती हो जाती है तो लड़की ने आत्मदाह कर लिया, लड़की ने जान दे दी। और उसके बाद जब आक्रोशित लोगों ने, उस पर भी इंतहा ये हो गई कि जब आक्रोशित लोगों ने अपनी आवाज उठाने के लिए गूंगी बहरी उत्तर प्रदेश पुलिस और हमीरपुर पुलिस को अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया तो उनके ऊपर गोली चला दी गई। और गोली चलने के दौरान एक निर्दोष युवक की, जो सिर्फ अपने गांव और शहर की बेटी की इज्जत के लिए सिर्फ न्याय मांग रहा था, वो उनकी गोली का शिकार हो गया। तो कहीं ना कहीं एसपी हमीरपुर अपनी कुर्सी बचाने के लिए भले ही थानेदार के ऊपर गाज गिराई हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और लखनऊ में बैठे अफसर भी, डीजीपी जगमोहन यादव ने जब ज्वाइन किया था तो दावा किया था कि मामूली घटना अगर लॉ एंड ऑर्डर में क्रिएट हो गई तो इसमें जिम्मेदारी न सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर बल्कि बड़े अफसरों पर भी होगी। और हमीरपुर सुलग रहा है तो ऐसे में एसपी हमीरपुर के ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा, क्योंकि अब वादा डीजीपी को अपने निभाने का है, क्योंकि सीधे से साफ हो चला है कि एसपी हमीरपुर की, कहा जाए कि एसपी हमीरपुर समय से कार्रवाई अगर कार्रवाई होती इस मामले में, लड़की के परिजनों ने जिस तरीके से थाने में गुहार लगाई, उनके ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है। संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये महज हमीरपुर का मसला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का मसला है। एसपी की भूमिका संदिग्ध के दायरे में है। क्या लखनऊ से कोई आदेश आया है? डीजीपी इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं, ये कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, या फिर हमीरपुर एसपी ही पूरा मामला देख रहे हैं जो खुद संदेह के घेरे में है? देखिए, कल शाम से जिस तरीके से हमीरपुर में आगजनी हुई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आगजनी के तौर पर प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से लगातार हम खबरें दिखा रहे थे। आज जब डीजी मुख्यालय पर थे तो संडे का दिन जरूर था, सन्नाटा पसरा हुआ था। अकेले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि आईजी इलाहाबाद छुट्टी पर हैं, आईजी इलाहाबाद किसी ट्रेनिंग पर विदेश दौरे पर गए हैं, लिहाजा डीआईजी इलाहाबाद को मौके पर भेजा गया है। डीआईजी चित्रकूट, जिनके परिक्षेत्र में आता है हमीरपुर जिला, वो छुट्टी पर हैं। तो सवाल इस बात का है कि आईजी इलाहाबाद जैसा महत्वपूर्ण पद खाली है, न सरकार को चिंता है, न उत्तर प्रदेश शासन के बड़े अफसरों को, पुलिस के अफसरों को चिंता है कि उनका जोन जहां पर हमीरपुर, बांदा, झांसी जैसे तमाम ऐसे इलाहाबाद ये जिले पड़ते हैं, वहां पर अगर आईजी की कुर्सी खाली रहती है तो जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी? इसके बाद अगर एसपी हमीरपुर की बात की जाए तो कल शाम से जिस समय से हमीरपुर जल रहा है, सुलग रहा है, उनके बाद अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद लोगों को भी भरोसा होता। लेकिन कार्रवाई न करने की बजाय, कार्रवाई करने के बजाय उन जो आरोपी थे, जो दबंग थे, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का, स्थानीय बड़े नेता का वरदहस्त था, उनको बचाने की ही जुगत में कहीं ना कहीं पुलिस लगी हुई थी। बचाने की कोशिश में जो है हमीरपुर पुलिस लगी रही। संतोष, समय कम है, आपको रोक रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बचाने की कोशिश कर रही थी और बचाने की कोशिश में क्या कुछ हो गया ये आपके सामने है, लेकिन पुलिस है कि उसे कुछ न दिखाई देता है न सुनाई देता है। डीजीपी साहब, बड़ा सवाल यही है कि क्या आप इस मामले में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जनता से आपको उम्मीद लगी है। और फिलहाल ईटीवी न्यूज में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस, जिसके मुख्य अतिथि थे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह। इस मौके पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र मुख्य व्याख्याता के रूप में सम्मानित किए गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। देखिए इस प्रोग्राम की विशेष पेशकश सिर्फ ईटीवी पर।